हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। अगर व्यूअर्स आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को लाइक करें, हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए हमारा कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है उनसे भी हमारा कंटेंट जो है आप उनके साथ भी हमारा कंटेंट शेयर कर सकते हैं। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाई जाती है और कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर्स के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पजेज हैं वो आप सभी के साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उसके बेसिस पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने देखा था एक वर्ड था पैटर्नलिस्टिक। तो हमें आपको बताना है पैटर्नलिस्टिक कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और इससे एक सेंटेंस भी आप लोगों को फॉर्म करके बताना है। वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो एडिटोरियल है। देखिए, लिखा हुआ है टेन्यूअस टेक। टेन्यूअस का मतलब होता है वीक, कमजोर। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? और टेक का मतलब होता है जैसे नुकीली जो कील वगैरह नहीं होती है। तो यहां पे बात करना चाह रहे हैं ये कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी कील जो है वो दीवार में हम लोगों ने लगाई, जो नुकीली कील होती है। अगर वो कमजोर हुई, टेन्यूअस का मतलब क्या है? कमजोर। अगर वो कील कमजोर हुई और उस पर हमने कोई भी कपड़ा या कुछ टांग दिया तो वो क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी काम जो हम लोग कमजोर करेंगे, अगर किसी भी काम को, तो उसके क्या है रिजल्ट्स जो है, उसके रेपरकशंस हैं वो क्या रहेंगे? वो भी कमजोर रहेंगे। अब देखिए किस सेंस में बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जो प्राइसेस वगैरह बढ़ती जा रही हैं तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी कुछ पॉलिसीज हैं और उनकी पॉलिसीज क्या हैं? वो वीक हैं पॉलिसीज। वो जस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आगे के लिए सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट इनकी जो पॉलिसीज हैं वो एक्चुअल में काम नहीं कर रही हैं। वो पॉलिसीज क्या है? वीक हैं। और उसी बेसिस पे आज का जो एडिटोरियल है वो दिया गया है। तो टेन्यूअस क्या हो जाएगा हमारा? टेन्यूअस का मतलब वीक। टेक का मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन है। कोई भी काम जो हम लोग करते हैं वो क्या है? इस बार वीक है। तो टेन्यूअस टेक क्या हो जाएगा? टेक यहाँ पे नाउन और जो हमारा टेन्यूअस है वो हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आरबीआई मस्ट बी रेडी। आरबीआई को रेडी होना चाहिए। अब देखिए मस्ट यहाँ पे यूज हो गया, दैट मीन्स कंपल्शन। क्या है? मस्ट का मतलब कंपल्शन के होना ही चाहिए, उनको तैयार होना चाहिए। टू रिकैलिब्रेट, टू प्लस वी वन आ गया इन्फिनेटिव। रिकैलिब्रेट का मतलब होता है पुनर्गणना करना। किसी चीज को हमने कैलिब्रेट कर लिया, पहले से उसकी गणना कर ली हम लोगों ने और फिर से उसकी क्या किया? हमने पुनर्गणना कर ली। पुनर्गणना का मतलब वापस से दोबारा से रीऑब्जर्व करना। इट्स इन्फ्लेशन, किसको? जो इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस जो बढ़ रही है, प्राइसेस में जो वृद्धि हो रही है, और उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या किए हैं? प्रोजेक्शंस लगाए। प्रोजेक्शंस का मतलब जो है ना, अनुमान लगाए हैं। एंड शिफ्ट पॉलिसी स्टांस। स्टांस का मतलब होता है रुख, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो उनकी जो पॉलिसीज हैं, शिफ्ट पॉलिसी। शिफ्ट पॉलिसी का मतलब जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, और उसमें किस तरह से आप शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट का मतलब उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो आरबीआई को क्या तैयार रहना चाहिए? दोबारा से ऑब्जर्व करने के लिए। किसको? जो उन्होंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जो वृद्धि से रिलेटेड प्राइसेस में अनुमान लगाए थे, उनके लिए उनको दोबारा से उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। और जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी, जो पॉलिसीज वो बनाना चाह रहे हैं, उसमें जो भी चेंजेस वो करना चाह रहे हैं और उसके लिए उन्होंने क्या रुख अपनाया है, इन सभी को क्या करना चाहिए? आरबीआई को दोबारा से रिकैलिब्रेट करना चाहिए। रिकैलिब्रेट का मतलब दोबारा से फिर से इनकी पुनर्गणना की जानी चाहिए, दोबारा से इनको कैलकुलेट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करें, किसके बेसिस पर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या है? एक बोल सकते हैं हम, एक इंडेक्स है जिसके बेसिस पर जज किया जाता है। तो कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर का मतलब कस्टमर्स का जो प्राइस इंडेक्स है, उस बेसिस पर इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करें, क्विकन टू 6.01% इन जनवरी। वो कितना बढ़ गया है? 6.01% बढ़ गया है। क्विकन का मतलब फटाफट, जल्दी से बढ़ जाना। कितना हो गया है वो? 6.01%। कब? जनवरी में। जो मंथ है उनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन इन। ब्रीचिंग द सेंट्रल बैंक्स अपर टोलरेंस लिमिट ऑफ 6%। और इसने क्या कर दिया? ब्रीचिंग का मतलब तोड़ दिए जो सेंट्रल बैंक की अपर टोलरेंस लिमिट। अपर टोलरेंस लिमिट का मतलब जो अपर लिमिट होती है
एक तो हो गई लोअर लिमिट, एक हो गई अपर लिमिट। तो ये जो अपर लिमिट है इसको भी इन्होंने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। वो कितनी थी 6%, और वो 6% से भी ज्यादा निकल गई है क्या, जो इंडिया के इन्फ्लेशन रेट है, इनकी अपर लिमिट 6% थी, उससे भी ज्यादा निकल गई है। वाइल द हेडलाइन नंबर वॉज नो सरप्राइज, हेडलाइन नंबर का मतलब ये इसी नंबर की बात कर रहे हैं, जो पहली वाली लाइन में नंबर दिया हुआ है इसी की बात कर रहे हैं, कि जो नंबर दिया गया है वो क्या है, वॉज नो सरप्राइज, कि इसमें किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या है, गिवन दैट द आरबीआई हैड फॉरकास्ट द एक्सेलरेशन, कि आरबीआई ने पहले ही क्या, कि भाई प्राइस में जो है इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी, इसके बारे में उन्होंने पहले ही फॉरकास्ट कर दिया था। फॉरकास्ट का मतलब होता है पहले से ही उन्होंने अनुमान लगा लिया था। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आरबीआई ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उसको इस बार इन्फ्लेशन क्रॉस करेगा, तो इसलिए किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए इस बार। द ऑफिशियल डेटा मेरिट स्क्रूटिनी, अगर किसकी बात करें, जो गवर्नमेंट द्वारा जो ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है, मेरिट का मतलब उसकी योग्यता की अगर जांच की जाए, तो वाकई में क्या कर दिया था आरबीआई ने, पहले ही क्या कर दिया था, फॉरकास्ट कर दिया था कि इस बार कितना होगा ये 6.01%, 6% से तो ये क्रॉस कर ही जाएगा। प्रोविजनल एस्टिमेट्स शो द हिंटरलैंड, प्रोविजनल एस्टिमेट्स का मतलब जो करंट एस्टिमेट्स, जो करंट अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब जो इंटरनल जो लोग रहते हैं, भीतरी लोगों की बात कर रहे हैं, भीतरी लोगों का मतलब ये बात कर रहे हैं इंडिया में जो और भी लोग रहते हैं, स्पेशली बात कर रहे हैं पुअर लोगों की, गरीब लोगों की ये बात कर रहे हैं, कि जो प्रोविजन, जो एस्टिमेट, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, और वो भी किससे रिलेटेड, हिंटरलैंड, जो पुअर गरीब लोग हैं उनसे क्या बताना चाह रहे हैं उनके बारे में ये, विद इट्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज पुअर, क्या है, हमें पता है कि बहुत बड़ा जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन यानी भाग जो है कंट्री का, उसमें क्या है, बहुत गरीब लोग भी रहते हैं हमारी कंट्री में, अगर हम बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा पार्ट भी क्या है तो ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रोविजनल एस्टिमेट्स शो द हिंटरलैंड, फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविजनल एस्टिमेट्स शो द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब क्या हो जाएगा, जो गरीब लोगों की ये बात कर रहे हैं, कि जो एस्टिमेट्स, जो अनुमान लगाए गए हैं उनसे रिलेटेड, विद इट्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज पुअर, जिसमें क्या है, बहुत बड़ा भाग, ग्रेटर प्रोपोर्शन का मतलब बहुत बड़ा भाग जो है वो क्या है, कंट्री में गरीब लोगों का भी है, बोर द ब्रंट ऑफ राइजिंग फूड प्राइसेस, उन्होंने ही क्या किया है, वो उस गुस्से को सहा है, ब्रंट का मतलब जो इफेक्ट हो रहे हैं उनको सहा है, किसने, बोर का मतलब ये बियर की सेकंड फॉर्म है, बियर का मतलब सहना, तो उन्होंने सहा है राइजिंग फूड प्राइसेस को, दैट मींस ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा है, गरीब लोगों के ऊपर, विद रूरल फूड प्राइस इन्फ्लेशन स्प्रिंटिंग टू 5.18% फ्रॉम दिसंबर 3.39%। अगर बात करें रूरल फूड प्राइस की, जो गांव में जो फूड प्राइसेस जो रहती हैं जनरली, गांव जो विलेज एरियाज में जो रहती हैं, उसमें भी इन्फ्लेशन हुआ है, उसमें भी वृद्धि हुई है, वो कितना हो गया है, स्प्रिंटिंग का मतलब भाग के वो बढ़ गया है, कितना 5.18% हो गया है, कब से, दिसंबर, जो दिसंबर में कितना था वो 3.39%, अब कितना हो गया है 5.18%। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको कर रहा है, ये हिंटरलैंड वालों को, हिंटरलैंड का मतलब जो गरीब लोग हैं, जो अंदर की तरफ जो लोग रहते हैं, जो गांवों में लोग जो रहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि दिसंबर में जो फूड प्राइस थी उनके लिए वो 3.39% थी, और उसमें अब क्या है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, और वो कितना हो गया है 5.18%। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट इनको फेस करना पड़ रहा है इन्फ्लेशन का, वो जो कंट्री के जो हमारे गरीब लोग हैं उनको ज्यादा इफेक्ट जो है इसका फेस करना पड़ रहा है। ऑयल्स एंड फैट्स क्विकन द फास्टेस्ट एट 18.7%, और ऑयल जो है और फैट्स जो है हमारे वसा, वो भी क्या है, उनकी रेट भी जल्द बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्विकन द फास्टेस्ट का मतलब बहुत तेजी से उनकी रेट बढ़ गई है, और वो कितनी हो गई है 18.7%। दो द आरबीआई हैड बीन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग इट्स पैंडेमिक एरा, लेकिन क्या है, फिर भी आरबीआई ने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी कि हम क्या करेंगे, जल्द ही स्टार्ट करेंगे, क्या, नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइज का मतलब सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करना। कौन सी सिचुएशन को, इट्स पैंडेमिक एरा पॉलिसी स्टांस, जो पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, एरा का मतलब उस टाइम पे जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, और उन पॉलिसीज की तरफ जो रुख हम लोगों ने लिया था, जो स्टेप्स हम लोगों ने ली थी, कब, इन फरवरीज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। और वो क्या करेंगे भैया, बताना चाह रहे हैं कि भाई पैंडेमिक के टाइम पे जो हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई थी उनको हम नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करेंगे, और वो भी कब करेंगे, जो फरवरी की क्या होगी, मीटिंग होगी अभी, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कब होगी, अभी फरवरी में क्या होगी, मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब पैसे से रिलेटेड जो है, और मतलब किस तरह से पैसा खर्च किया जाए, किस तरह से कंज्यूमर्स को पैसा दिया जाए, उससे रिलेटेड एक मीटिंग होगी तो उसमें डिसाइड करेंगे कि जो पैंडेमिक के टाइम पे हमने पॉलिसीज बनाई थी उसमें क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, एंड रीअफर्म, और दोबारा से सुनिश्चित करेंगे, इट्स रिजॉल्व टू कंटेन इन्फ्लेशन, क्या, अपना रिजॉल्व बताएंगे, रिजॉल्व का मतलब हम किस तरह से डेडिकेट हो सकते हैं, किस चीज को कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, कंटेन का मतलब स्थिर बनाए रखने में, रोकने में, उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से हमारी पॉलिसीज में चेंज कर सकते हैं जो हमने पैंडेमिक के टाइम पे बनाई थी। The central bank retained the status quo
इन ऑर्डर टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो सेंट्रल बैंक है उसने भी क्या बनाए रखा है, रिटेन का मतलब बनाए रखा है द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, एग्जिस्टिंग का मतलब जो करंट टाइम पे, अभी प्रेजेंट टाइम पे जो स्थिति चल रही है उसको बनाए रखा है। किसने? सेंट्रल बैंक ने भी। किस लिए? जस्ट सपोर्ट करने के लिए, योगदान देने के लिए। किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो तो उसमें क्या योगदान देने के लिए जो सेंट्रल बैंक है उसने भी क्या रखा है, जो स्थिति अभी बनी हुई है करंट टाइम पे, स्टेटस को का मतलब जो प्रेजेंट स्थिति है किसी भी चीज की उसको बनाए रखा है। रिटेन का मतलब बनाए रखा है। गवर्नर शशिकांत दास हैज डिफेंडेड आरबीआई's प्रोटेक्शन। और जो गवर्नर है शशिकांत दास, उन्होंने भी क्या किया है, डिफेंड किया है, बचाव किया है आरबीआई's प्रोजेक्शन। किसका? जो आरबीआई ने अनुमान लगाया था उसका, फॉर इन्फ्लेशन टू स्लो टू 4.5% इन फिस्कल ईयर 2023। आरबीआई ने ऐसा अनुमान लगाया था कि जो इन्फ्लेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने तक? 4.5% तक कम हो जाएगा। किसमें? फिस्कल ईयर 2023 में। दैट मींस 2023 में क्या होगा कि आरबीआई ने ऐसा प्रोजेक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि जो इन्फ्लेशन है, जो रेट बढ़ रही है, अभी प्राइसेस बढ़ रही है, जो कमोडिटीज हैं प्रोडक्ट्स की, वो 4.5% तक कम हो जाएगी। और इसको किसने डिफेंड किया है, इस डिसीजन को? जो शशिकांत दास हैं गवर्नर, उन्होंने भी क्या किया, डिफेंड किया है, बचाव किया है इस डिसीजन का। और जो उन्होंने अनुमान लगाया आरबीआई ने उसको भी इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया है। बाय साइटिंग द बेस इफेक्ट एज द कोज फॉर हायर हेडलाइन। और उन्होंने क्या बताया है, जो गवर्नर है आरबीआई के शशिकांत दास, उन्होंने बताया है, साइट का मतलब बताया है द बेस इफेक्ट। अब देखिए बेस इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम करंट हमारा चल रहा है फैब, तो पिछले साल फैब में किस तरह से इन्फ्लेशन हुआ था और उस इन्फ्लेशन का अभी करंट टाइम पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको बोला जाता है बेस इफेक्ट। क्या? फिर से मैं बता दूं, बेस इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी फैब चल रहा है, तो लास्ट ईयर इसी टाइम पे फैब में किस तरह से इन्फ्लेशन हुआ था, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बढ़ी थी, और उसका प्रेजेंट वाले पे कैसे फर्क पड़ रहा है, उसको बोला जाता है बेस इफेक्ट। तो उन्होंने इस बेस इफेक्ट को क्या बताया, कारण बताया, मेन कारण बताया फॉर हायर हेडलाइन इन्फ्लेशन। किसके लिए? जो अभी हेडलाइन, स्टार्टिंग की हेडलाइन में लिखा हुआ है 6.0%, उसको, वो जो बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि पिछले साल भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ था, तो इसी की वजह से क्या है, इस बार इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रहा है दिस फिस्कल। तो इस बार जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उस बेस इफेक्ट की वजह से। एंड प्रेडिक्टेड, और अनुमान लगाया उन्होंने, दैट अ सिमिलर बेस इफेक्ट वुड हेल्प इनेबल अ डाउन ट्रेंड इन द कमिंग मंथ्स। और उन्होंने अनुमान लगाया कि अभी जो है, अभी का जो बेस इफेक्ट है वो आने वाले टाइम पे क्या करेगा, जो आने वाले मंथ्स रहेंगे उसमें क्या करेगा, जो इन्फ्लेशन है उसको अफेक्ट करेगा। तो सिमिलर बेस इफेक्ट वुड हेल्प, क्या करेगा, हेल्प करेगा इनेबल बनाने में, ठीक है, किसी चीज को क्या करने में, योग्य बनाने में। और डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेंड जिसमें कोई भी चीज नीचे गिरती जा रही है। ट्रेंड का मतलब एक तरीका, या बोल सकते हैं एक फैशन बोल सकते हैं, जिस तरह से क्या हो रही है, कोई भी चीज नीचे गिरती जा रही है। तो डाउन ट्रेंड का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन का नीचे होना या इन्फ्लेशन का गिरना, प्राइसेस का गिरना, ये बात करना चाह रहे हैं कि जो आज का बेस इफेक्ट है उसकी वजह से क्या होगा, आने वाले महीनों में जो प्राइसेस हैं वो हमें क्या दिखेंगी, कम दिखेंगी। ऐसा किसने बोला है, जो गवर्नर है शशिकांत दास, उन्होंने ऐसा कहा है। द आरबीआई असम्पशंस, आरबीआई ने जो असम्पशंस किए हैं, जो अनुमान लगाए हैं, हाउएवर कुड अनरेवल इफ स्टॉर्म क्लाउड्स ऑन द हॉरिजन इंटेंसिफाई। अनरेवल का मतलब होता है सुलझ सकते हैं, सुलझना। क्या जो इन्होंने असम्पशंस लगाए हैं वो क्या है, जस्ट अनुमान है उनके। अब वो अनुमान जो है वो कब रियल फॉर्म में आ सकते हैं, कब उसको वास्तविकता में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, कब होंगे वो, इफ स्टॉर्म क्लाउड्स ऑन द हॉरिजन इंटेंसिफाई। ये बोलना चाह रहे हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, जो घने बादल हैं, घने बादल का मतलब बोलना चाह रहे हैं ये कि आप अभी क्या कर रहे हैं, बस सोच ही सोच रहे हैं, हर कोई सोच रहा है। तो घने बादल को किससे इन्होंने कंपेयर किया है कि हर कोई क्या कर रहा है, सोच ही सोच रहा है। ऑन द हॉरिजन इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब क्या है, जब हम ज्यादा से ज्यादा सोचने पे ना काम करके हम किस पे काम करें, रियलिटी पे हम लोग काम करें। तो इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज का इंटेंस हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाना। तो हमारे स्टॉर्म क्लाउड्स जो हैं हॉरिजन पे, हॉरिजन का मतलब रियलिटी पे, ग्राउंड पे, हम लोग क्या अपनी जो इमेज हम लोग कर रहे हैं, इमेजिनेशन जो हम लोग कर रहे हैं, कैसा होगा वैसा होगा, इन सबको छोड़ के हम लोग क्या रियलिटी पे काम करने लग जाए, वास्तविकता पे काम करने लग जाए, हमारी पॉलिसीज पे काम करने लग जाए। तो जल्द से जल्द इन सब चीजों को इंटेंसिफाई करना जरूरी है। और तभी क्या हो सकते हैं, जितने भी इश्यूज हैं जो चल रहे हैं अभी, वो अनरेवल हो सकते हैं। अनरेवल का मतलब सुलझ सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी ओवर द यूक्रेन रशिया टेंशंस, और इसी के अलावा फिर एक अनिश्चितता और बनी हुई है किसके ऊपर, यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन चल रही है दोनों के बीच में, उसकी वजह से क्या हुआ है, पुश्ड ग्लोबल क्रूड प्राइसेस। उन्होंने भी क्या कर दी है, उन्होंने पुश कर दिया है, बढ़ा दी है, किसको, जो ग्लोबल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे जो क्रूड प्राइसेस हैं, कच्चे तेल की जो प्राइसेस हैं, टू अ 7-year हाई अर्लियर दिस वीक। इस वीक जो है अगर हम बात करें तो 7 सालों में सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस इस बार हुई है। अगर हम बात करें 2014 से 2022 तक,
तो सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो 2022 में रही है। तो ये क्या लिखा है, 7 ईयर हाई, 7 सालों में सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो इस बार रही है। किस वजह से? वो भी यूक्रेन और रशिया में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से। आगे चलते हैं। जनवरी इज इन्फ्लेशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर जनवरी के इन्फ्लेशन की बात करें, जनवरी में जो बढ़ोतरी हुई है किसमें? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। किसमें? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और कम्युनिकेशन सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो आवाजाही वाला सेक्टर है, कम्युनिकेशन का मतलब जो बातचीत और कम्युनिकेट वाला जो सेक्टर है, कम्युनिकेशन वाला। विच रिफ्लेक्ट्स, जो क्या करता है, बताता है रिटेल फ्यूल प्राइसेस। ठीक है, रिटेल का मतलब क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो क्या होती है, फ्यूल प्राइसेस जो होती हैं। रिटेल का मतलब बोल सकते हैं कंज्यूमर के बेसिस पे बात करना चाह रहे हैं। ओवरऑल जो जैसे प्रोडक्ट्स को बेचना और ये सारी चीजें होती है, तो वो क्या करता है, फ्यूल प्राइसेस भी जो है वो भी क्या हुई है, उसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, सॉरी, विच रिफ्लेक्ट्स रिटेल फ्यूल प्राइसेस। फ्यूल प्राइसेस की ये बात करना चाह रहे हैं हम। स्लोड अ माइट, स्लोड अ माइट का मतलब वो थोड़ी सी क्या हुई है, धीमी हुई है। क्या? जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें थोड़ी सी क्या है, गिरावट आई है। क्यों आई है? फ्रॉम दिसंबर, कब से? वो भी दिसंबर से आई है, बट वॉज स्टिल एट 9.3%, 9.36%। लेकिन अभी भी जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो कितनी है, स्थिर बनी हुई है। कितने पे? 9.36%। थोड़ी सी गिरावट हम उसमें आई है, हम लोगों ने भी देखा है ये कि अगर हम 2-4 महीनों की बात करें लास्ट, तो जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी उसमें गिरावट हम लोग देखने को मिल रही है हम सभी को। तो वो क्या है, जो गिरावट है वो बहुत कम है। किस वजह से है? वो भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसमें क्या है, उसमें भी इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब बताना चाह रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब क्या, जैसे कोविड का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी क्या थोड़ी सी उछाल आ रही है, कम्युनिकेशन सेक्टर में भी थोड़ा सा उछाल आ रहा है। तो इस वजह से जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो क्या थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी कितनी बनी हुई है, लगभग 9.36%। पंप प्राइसेस हैव स्टेड स्टेटिक फॉर अ व्हाइल। पंप प्राइसेस का मतलब ये वही बताना चाह रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस हैं वो भी क्या है, स्टैटिक बनी हुई है। स्टैटिक का मतलब स्थिर बनी हुई है, फॉर अ व्हाइल, कुछ टाइम से वो भी क्या बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है। क्यों? अ लाइकली इफेक्ट ऑफ द पोल सीजन। और वो भी किस वजह से शायद हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है, इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इलेक्शंस की वजह से हो सकता है। लाइकली इफेक्ट का मतलब प्रभाव डाल सकता है। वो किस वजह से हो सकता है ऐसा? पोल सीजन चल रहा है, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, हमें पता है कुछ स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो इन पेट्रोल पंप की जो प्राइसेस हैं, फ्यूल जो प्राइसेस हैं, उसको क्या कर रही हैं, धीरे धीरे कम कर रही हैं। अभी वो नहीं बढ़ा रही हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्शंस में घाटा हो सकता है, इसलिए। द सेंटर में सून हैव टू अलाउ ऑयल मार्केटर्स। अब सेंटर को जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा, उनको परमिशन देनी पड़ेगी। किसको? ऑयल मार्केटर्स, जो ऑयल की मार्केटिंग करते हैं। टू पास ऑन द ग्लोबल प्राइस इंक्रीज टू कंज्यूमर्स। ठीक है, क्या जो ग्लोबल प्राइस इंक्रीज हो रही है वो किसके पास जाएगी? अब कंज्यूमर के पास। दैट मीन्स जो रेट बढ़ेगी वो रेट, बढ़ी हुई रेट किसके पास जाएगी? अब कंज्यूमर्स के पास। तो क्या करना पड़ेगा, जो ऑयल की रेट बढ़ रही है उसका जो ब्रंट है, उसका जो इफेक्ट है वो अब कंज्यूमर्स को भी फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस वहां पे बढ़ेगी तो वही प्राइस, बढ़ी हुई प्राइस किसको मिलेगी? कंज्यूमर्स को भी मिलेगी, कस्टमर्स को भी मिलेगी। विच कुड स्पर इन्फ्लेशन फर्दर। और जो क्या कर सकता है, स्पर का मतलब इंसाइट कर सकता है, फिर से बढ़ा सकता है क्या, इन्फ्लेशन को। फिर से क्या करेगा वो इन्फ्लेशन को क्या कर देगा, इंसाइट कर देगा, उसको और ज्यादा मोटिवेट कर देगा कि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स को भी क्या मिल जाएगी, बढ़ी हुई प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स उनको मिलने लग जाएंगे। और कट एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज ड्यूटीज का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पे क्या, जो टैक्स लिया जाता है, या फिर क्या करना पड़ेगा, उनको कट करना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, वहां पे जो टैक्स लेते हैं उसको उनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा। रिजल्टिंग इन लोअर रेवेन्यू। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने एक्साइज टैक्स जो है, एक्साइज ड्यूटीज अगर आपने कम कर दी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो रेवेन्यू है, जो रिटर्न जो जनरेट होता है वो कम हो जाएगा फॉर द एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब है जो हमारा खजाना है, राजकीय जो खजाना है, हमारा देश का जो खजाना है, उसमें जो रेवेन्यू है, उसमें जो रिटर्न जनरेट होगा, उसमें क्या है, रिटर्न जो आएगा वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया, तो कट कर दिया। तो ऐड टू दिस मिक्स, अगर इन सब चीजों में हम एक और चीज ऐड कर दें, क्या, द अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक। और क्या है, अभी पता है इकोनॉमिक रिकवरी जो हुई है वो भी क्या रही है, काफी अनइवन रही है। अनइवन का मतलब सही नहीं रही है वो। अगर हम टाइम टू टाइम बात करें तो रिकवरी भी क्या रही है, बहुत कम रही है। वो भी किससे, फ्रॉम द पैंडेमिक। पैंडेमिक से हम लोगों ने देखा है कि रिकवरी बहुत कम रही है, अनइवन रही है। एंड द आउटलुक गेट्स इवन मोर क्लाउडी। और अगर हम बात करें आगे की, आउटलुक का मतलब अगर आगे की हम लोग बात करें हमारी इकोनॉमी की, तो वो क्या हो रही है, और ज्यादा क्लाउडी हो रही है। क्लाउडी का मतलब उस पर और ज्यादा बादल छा रहे हैं। बादल छाने का मतलब क्या हो जाएगा, अभी भी सिचुएशन साफ नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छे से रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो मोर क्लाउडी का मतलब क्या हो जाएगा, और ज्यादा उस पर अभी भी बादल छाए हुए हैं। बादल छाने का मतलब किसी भी चीज का क्लियर ना होना।
IHS मार्केट्स मंथली सर्वे ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स शोज। IHS क्या है? ये है इंफॉर्मेशन। जैसे देखिए IHS क्या करता है, एक तरह से ग्लोबल लीडर है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो मिलती है जैसे बिजनेसेस में जो भी कस्टमर्स कंज्यूमर्स इन्वॉल्व रहते हैं उनको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और क्या करते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। तो IHS क्या है, एक पूरा एक ग्लोबल लीडर है, बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट है ये। तो IHS क्या करता है, IHS मंथली सर्वे ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स शोज कि IHS का जो सर्वे है, मंथली सर्वे जो हुआ था, और वो भी किसके ऊपर, परचेजिंग मैनेजर्स। परचेजिंग मैनेजर्स का मतलब जो कस्टमर्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, क्या कस्टमर्स जो चीजों को परचेज करते हैं उसके बेसिस पे इन्होंने एक सर्वे किया था और उसमें क्या बताया था, दैट दो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स एक्सपेंडेड, कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, उसका जो आउटपुट है और जो नए ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं एक्सपेंडेड, वो क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। कब? लास्ट मंथ, पिछले महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है, जो चीजें बन रही है उनसे रिलेटेड उनका जो आउटपुट है वो भी बढ़ रहा है और नए ऑर्डर्स जो हैं वो भी क्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ग्रोथ रेट्स ईज्ड, और इसी वजह से क्या हुई है, जो ग्रोथ रेट है जिसमें वृद्धि होनी चाहिए ऐसी रेट्स, वो क्या है, वो भी क्या हुई है, ईज हुई है। ईज का मतलब उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो भी थोड़ा सा आसान हो गई है, सिंपल हो गई है। वो क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ गया है और नए ऑर्डर्स जो हैं वो भी क्या है, बढ़ गए हैं। ऐसा किसने बताया? IHS ने बताया ऐसा। लेकिन अनसर्टेनिटी अराउंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता जो बनी हुई है किसके ऊपर, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब वृद्धि में जो अनुमान लगाए गए हैं उस पे क्या है, अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। स्टेम्ड फ्रॉम कंसर्न्स, और ये कहां से आई है, ये बनी हुई है उन चिंताओं से, जो चिंता, कंसर्न्स का मतलब ये क्या ही है, उन चिंताओं से अभी भी क्या है, बहुत सारे ऐसे कंसर्न है हमारी, बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जिसकी वजह से अभी भी हम लोग नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो कैसे रहेगी, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस अनुमान लगाए जा रहे हैं। अबाउट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, कहां से, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का मतलब जो रेट्स बढ़ती जा रही हैं, प्राइसेस जो बढ़ती जा रही हैं और उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है, और उस प्रेशर की वजह से क्या हो रही है, जो चिंता बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट की भी, और उस चिंता की वजह से हम क्या है, ग्रोथ को जो अनुमान लगा रहे हैं, हम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं उसको भी हम सही से अनुमानित नहीं कर पा रहे हैं कि वो ग्रोथ कितनी होगी, उसके ऊपर भी अभी अनिश्चितता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो रेगुलर क्या होती जा रही है, इन्फ्लेट करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इससे क्या है, जो चिंता है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट की बढ़ती जा रही है और वो नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं अच्छे से कि ग्रोथ जो है वो कितनी रहेगी। द RBI's जनवरी सर्वे शोज हाउस होल्ड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन एट 10.7% अ ईयर अहेड। और RBI ने जो जनवरी में क्या किया था, सर्वे किया था उन्होंने, और उसमें ऐसा बताया कि हाउस होल्ड का मतलब हो जाएगा हर एक घर पे जो लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग भी क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन जो होगा, जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 10.7% होगी आने वाले साल में। ईयर अहेड का मतलब आने वाले साल में, जो अभी साल चल रहा है उसमें आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे तो इन्फ्लेशन को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि वो 10.7% पर होगा। किसने प्रोजेक्ट किया है? ये हाउस होल्ड, जो घर घर में इन्होंने क्या किया है, डेटा जो लिया है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो लोग जो होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं, तो हाउस होल्ड के बेसिस पे इन्होंने क्या बताया है कि ऐसा डेटा वहां से मिला है हमें, तो वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ऐसा मान रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रहेगा वो 10.7% रहेगा। दो दिस इज अ कंफर्टिंग डिक्लाइन फ्रॉम द 12.6% सीन इन नवंबर। लेकिन क्या है, आरबीआई को ऐसा लगता है कि ये तो क्या है, कंफर्टिंग डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब गिरावट है, जो हमें क्या कर रही है, हमें राहत की सांस लेने पे मजबूर कर रही है। हम क्या ले पाएंगे, राहत की सांस ले पाएंगे अगर इतने तक रह जाती है, 10.7% तक रह जाती है। क्यों? क्योंकि नवंबर में अगर हम लोग बात करें तो ये कितनी थी, 12.6% है, और अगर अभी ये 10.7% रह जाएगी लोगों के अकॉर्डिंग, बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग, तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि भाई हमें इससे क्या मिलेगी, थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी। द सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द आरबीआई प्रोजेक्शंस, और अगर हम लोग बात करें जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है, आरबीआई ने जो अनुमान लगाया है उसमें बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, एंड द हाउस होल्ड व्यूज, हाउस होल्ड का मतलब जो घर घर में जो लोगों के व्यूज हैं, ठीक है, उनके अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, इन्होंने देखिए बहुत सारा तो हाउस होल्ड ने प्रोजेक्ट किया है, इन्होंने क्या किया है, अपने अनुमान लगाए हैं लोगों ने, और आरबीआई ने अपने अनुमान लगाए, इनके बीच में जो गैप है वो सजेस्ट करता है कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ प्राइस गेन्स आर मार्कडली हाई। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि इनके बीच में जो गैप आ रहा है, बहुत बड़ा गैप, सिग्निफिकेंट का मतलब जो बहुत बड़ा गैप आ रहा है इनकी सोच में, किसकी सोच में, आरबीआई की सोच में, और लोगों की सोच में क्या आ रहा है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो वो क्या सजेस्ट करता है कि कंज्यूमर्स परसेप्शन जो कस्टमर्स का परसेप्शन है, उनके क्या जो व्यूज हैं, परसेप्शन हैं, जो कस्टमर्स का सोचने का जो तरीका है, किस बेसिस पर, ऑफ प्राइस गेन्स आर मार्कडली हाई,
वो क्या है, स्पष्ट रूप से ज्यादा दिख रहा है। किसके ऊपर? प्राइस गेन्स के ऊपर। दैट मींस क्या है, कस्टमर्स ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो प्राइस गेन्स हैं वो ज्यादा होंगी। किसके कंपैरिजन में? आरबीआई के कंपैरिजन में। तो मार्कली हाई का मतलब स्पष्ट रूप से वो ज्यादा होंगी। कौन अज्यूम कर रहा है ऐसा? जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि जो प्राइस की जो गेन्स हैं, मतलब जो कीमतों में जो वृद्धि होगी वो ज्यादा होगी। और किसके कंपैरिजन में? आरबीआई के कंपैरिजन में। एंड कुड लाइकली कंस्ट्रेन दियर स्पेंडिंग, और प्राइस में वृद्धि होने की वजह से हो सकता है कि वो अपनी जो स्पेंडिंग है, जो अपना खर्च करें, उस पर वो क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। कंस्ट्रेन का मतलब अपने जो खर्च हैं उनको कम से कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आरबीआई ऐसा बोलता है कि भाई प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जो लोग हैं, लोगों के अकॉर्डिंग व्यूज की बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगी। दिस इज अनडिजायरेबल, और ये क्या है? अनडिजायरेबल है, कोई इसको नहीं चाहता है, अवांछनीय है। अवांछनीय का मतलब जिसको नहीं डिजायर करते हैं, जिसकी इच्छा नहीं रखते हैं हम लोग। एज द एनएसओज एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस, जहां से क्या कोई भी डेटा वगैरह मिलता है, हमें ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी जो डेटा चाहिए होता है वो कहां से मिलता है? नेशनल स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक का मतलब होता है जो डेटा को मेंटेन करता है। तो जो एनएसओ ने क्या किया है? एडवांस एस्टिमेट्स, एनएसओ ने क्या किया है कि जो पहले से अनुमान लगाया, एडवांस एस्टिमेट का मतलब पहले से अनुमान लगाना, ऑफ जीडीपी ग्रोथ। उन्होंने क्या बताया कि भाई जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, उसमें ग्रोथ होगी। ऐसा किसने अनुमान लगाया? एनएसओ ने। फॉर द करंट फिस्कल, क्या बताया? किसके लिए? भाई करंट फिस्कल ईयर में जो है जीडीपी हमारी, उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई है कि दैट शो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं? कंजम्पशन जो कर रही है, कंजम्पशन का मतलब प्रोडक्ट्स को जो कंज्यूम कर रही है, ले रही हैं, और उन पे क्या कर रही है? जो खर्च कर रही है, स्टिल लैगिंग बिहाइंड द प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ फिस्कल ईयर 2020। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनका जो एक्सपेंडिचर है, उनके जो खर्चे हैं, वो भी क्या है? अभी भी कम है। किसके कंपैरिजन में? फिस्कल ईयर में बात करें अगर हम, प्री पैंडेमिक पीरियड, दैट मीन्स कोविड से पहले की पीरियड की बात करें, तो अब वो उस टाइम पे क्या था? जो इनका कंजम्पशन था, प्राइवेट कंजम्पशन जो था वो ज्यादा था। कब? 2020, प्री पैंडेमिक पीरियड से पहले। दैट मींस मार्च से पहले, मार्च 2020 से पहले क्या था? जो प्राइवेट फर्म्स थी वो ज्यादा कंज्यूम कर रही थी। लेकिन अब क्या है? 2022 की अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत कम क्या कर रही हैं? कंज्यूम कर रही हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ तो हम मानते हैं होंगी, लेकिन जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं? कम से कम प्रोडक्ट्स को अपनी तरफ ले रही हैं, अपने पास कंज्यूम कर रही हैं। और 2020 में तो वो काफी ज्यादा लेती थी, लेकिन 2022 में अब उन्होंने काफी कम कर दिया है कंज्यूम करना। और ये भी हो सकता है, देखिए, कोविड की वजह से भी हो सकता है कि कोविड की वजह से उन पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत बुरा फर्क उन्होंने भी फेस किया है। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है? जो जीडीपी है उस पर असर पड़ सकता है। तो एनएसओ ने तो क्या बोला है कि जीडीपी ग्रोथ होगी, लेकिन फिर भी वो एक रीजन बता रहे हैं कि क्या है? जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं? प्रोडक्ट्स को जो परचेज कर रही हैं, ले रही हैं, उनका कंजम्पशन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस वजह से शायद जो है जीडीपी पे भी फर्क पड़ सकता है। एनी वर्सनिंग ऑन दिस फ्रंट, और देखिए अगर और ज्यादा सिचुएशन वर्स हो जाए, और ज्यादा बेकार हो जाए स्थिति, ऑन दिस फ्रंट का मतलब इस लेवल पे, प्राइवेट कंजम्पशन पे अगर स्थिति और ज्यादा बेकार हो जाए, फ्रंट का मतलब इस लेवल पे, गुड चैलेंज, तो ये क्या कर सकती है? चैलेंज कर सकती है द आरबीआई ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग डाउन इंटरेस्ट रेट्स टू सपोर्ट ग्रोथ। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्या करना है? होल्ड डाउन का मतलब कम करना है। किसको? इंटरेस्ट रेट्स को, जो ब्याज की जो दरें हैं, किस लिए? ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? जो पैसा देंगे किसी को, जब किसी भी फर्म को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पैसा देंगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट हम लोग कम से कम रखेंगे, ताकि इससे क्या हो? जो ग्रोथ है वो बढ़ सके, जो वृद्धि है वो हो सके, उसमें हमारी इकोनॉमी में क्या हो सके? एक ग्रोथ हो सके। लेकिन ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ये तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो प्राइवेट फर्म्स है, अगर उनका कंजम्पशन धीरे धीरे इसी तरह से कम रहा तो ये क्या करेगा? जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है उसको भी ये बहुत बड़ी तरह से, बुरी तरह से प्रभावित करेगा, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई तो चाहता है कि हम इंटरेस्ट रेट कम कर दें, ताकि क्या हो? जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी क्या हो सके? ग्रोथ हो सके, और ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी। लेकिन जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इससे क्या आरबीआई के ऑब्जेक्टिव पे भी फर्क पड़ सकता है। विद गवर्नर दास एसर्टिंग, तो क्या जो गवर्नर दास हैं वो एसर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं दैट प्राइस स्टेबिलिटी, कि जो प्राइस की स्टेबिलिटी है, रिमेन्स द प्राइम फोकस। हमारे लिए मेन फोकस क्या है? प्राइस को स्टेबल बनाए रखना। स्टेबल का मतलब स्थिर बनाए रखना, उसको बढ़ने ना देना। क्या? किसी भी प्राइस को बढ़ने ना देना। तो हमारे लिए प्राइस की स्टेबिलिटी क्या है? सबसे मेन हमारे लिए टारगेट है। अभी किसने बोला है? ये जो गवर्नर है दास, उन्होंने। द आरबीआई मस्ट बी रेडी टू रैपिडली रिकैलिब्रेट, और इसी वजह से आरबीआई को क्या रहना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा, जल्द से जल्द। रैपिडली का मतलब जल्द से जल्द उसकी क्या करें? रीऑब्जर्व करें, उसको पुनर्गणना करें, उसकी
इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस, जो उन्होंने क्या किए हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वृद्धि से रिलेटेड जो उन्होंने अनुमान लगाए उनको जल्द से जल्द उनकी पुनर्गणना करें, उनको फिर से ऑब्जर्व करें जल्द से जल्द। एंड शिफ्ट पॉलिसी स्टांस, और जो उन्होंने रुख अपनाया है किसके लिए, पॉलिसी में चेंजेस करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, तो जो उन्होंने रुख अपनाया है उसके ऊपर भी जल्द से जल्द क्या करें, वो देखें, उसको रिकैलिब्रेट करें, उसको रीऑब्जर्व करें, किस लिए, टू मैच इट्स मैंडेट। मैंडेट का मतलब लोगों के लिए क्या करें, मैंडेट का मतलब कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं तो उस काम को करने के लिए आपको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, रीऑब्जर्व करना पड़ेगा। जल्द से जल्द आपने जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो आपने अनुमान लगाए हैं, वृद्धि से रिलेटेड जो अनुमान लगाए हैं, उनको आप रीऑब्जर्व करें, दोबारा से देखें कि कहां पे हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपका जो मैंडेट है, जो आपका काम है पब्लिक के लिए क्या अच्छा करना, पब्लिक को प्राइस की स्टेबिलिटी पब्लिक को प्रोवाइड करवाना, वो काम कैसे आप कर सकते हैं। या तो आप इस काम को अच्छे से कर लें, या फिर क्या होगा उससे और रिस्क, या फिर आपको खतरा होगा हर्टिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है अपनी साख पे क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, और ऐसा लगेगा आपको जैसे हमारी साख जो है वो क्या हो रही है, हर्ट हो रही है। अगर हम लोग इसको सही से काम नहीं करते हैं तो क्या लगेगा कि जो हमारी साख है, क्रेडिबिलिटी जो है, वो भी कहीं ना कहीं उस पे भी क्या है, उस पे भी हर्ट होने का खतरा बना रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग सही से काम नहीं करते हैं तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, अगर ओवरऑल हम लोग सम अप करें तो यहाँ क्या है, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्शंस तो ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अनुमान बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, जो पॉलिसीज जो इन्होंने बनाई थी पैंडेमिक के टाइम पे, उनको ये कैलिब्रेट नहीं कर रहे हैं अभी, उनको अच्छे से ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, टेन्युअस। देखिए इसलिए लिखा हुआ है टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब वीक जो है इनकी पॉलिसीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, सोच बहुत ज्यादा रहे लेकिन उस पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ टेन्युअस टेक। टेन्युअस टेक का मतलब क्या है, एक जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काफी कमजोर है, हम लोग सोच ज्यादा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो काम है उसके ऊपर बहुत कम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है इन्फ्लेशन धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो इन सभी में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर हम क्या चाहते हैं, जो हमारा मैंडेट है, जो आरबीआई का मैंडेट है, वो क्या चाहते हैं, उसको जो काम वो करना चाहते हैं, लोगों के फेवर में अगर करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी पे एक पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेगी और जल्द से जल्द इन सब चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमारे इस कंटेंट को शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर हमें और मोटिवेट करेगा कि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करवाएं। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।